जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए पॉलिटी की रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिए। देखिए एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गए हैं, अब तो सीरियस होकर तैयारी कीजिए। अब क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, कंसेप्ट रिवाइज कीजिए। अब रिवीजन का समय शुरू होने वाला है, सिलेबस लगभग आप लोगों का कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अब रिवीजन की तरफ चलिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए आकर यहाँ अकेडमी पे। और जिस भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके यहाँ के टेस्ट दीजिए, या आपको स्टडी मटेरियल के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए और क्वेश्चन चाहिए हो आपको एक्स्ट्रा, तब भी किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो या हमसे बात कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए ये है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। हम पॉलिटी के फर्स्ट पार्ट से बेसिकली इसको लेके चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं इसको। इसमें बात हो रही है कि हमें कमेटीज़ के चेयरमैन को उसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी हम जानते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है फंडामेंटल सब कमेटी, इसके प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। उसके बाद है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो यूनियन का सारा काम धाम हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। और फिर है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंशियल का सारा काम धाम जो है वो सरदार पटेल के पास था बेसिकली। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इनको, ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जैसे आते हैं एग्जाम के अंदर आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे आपको। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है बेसिकली, कमेटीज का क्वेश्चन था ये। कमेटी का चेयरमैन हमने मैच कर लिया, उसके बाद मैच द फुल आंसर आप खुद वो करते रहना, हम यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे, मैंने आंसर बता दिया वहाँ पे आपको। नेक्स्ट फिर से जो क्वेश्चन है वो हमारा बेसिकली इसी से है, मैच द फॉलोइंग से है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कहा गया आर्टिकल 39A। अब ए लिखा है तो मतलब ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, 39A के अंदर बच्चों जो बात होती है वो है फ्री लीगल एड के बारे में। ठीक है, फ्री लीगल एड इसमें ऐड किया गया था कि जो भी पुअर लोग हैं उनको सरकार फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी बेसिकली। फिर है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 के अंदर बात होती है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के बारे में बेसिकली। आर्टिकल 44 जो बहुत न्यूज़ में है उसके बारे में बात होती है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 50 है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो देखिए इस रिवीजन से पता क्या फायदा हो रहा है, देखो कितने 4 आर्टिकल्स आपको बेसिकली यहाँ से याद हो गए, यानी एक तरीके से DPSP का चैप्टर आपके माइंड में पूरा घूम जाता है बेसिकली। ये फायदा होता है क्वेश्चंस लगाने का। होता क्या, क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, विच इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तभी हम ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट आप क्वेश्चंस लगाएं और आपका कंसेप्ट सारा रिवाइज होता रहे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द आर्टिकल प्रोविजन ऑफ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स आर मेड बेसिकली। तो आर्टिकल पूछा जा रहा है हमसे। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें भी डबल हाउस हो सकते हैं। पहला जो हाउस होता है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, और ये एक कंपलसरी हाउस होता है, मैंडेटरी हाउस है, जो हर स्टेट में होगा ही होगा। इसी के साथ एक अपर हाउस भी हो सकता है स्टेट में, वो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ये एक ऑप्शनल हाउस होता है, ऑप्शनल हाउस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे मौजूदा इस समय ये भारत के 6 राज्यों में है, 6 स्टेट्स के अंदर इस समय ये है। हालांकि बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में भी इसको क्रिएट करने के लिए बातचीत हो रही है, बट फिलहाल तक ये भारत के 6 राज्यों में है जो अपर हाउस है बेसिकली। ठीक है, तो क्या पूछा गया हमसे, आर्टिकल पूछा गया है कि क्या, कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन दिया गया है। तो आर्टिकल है बच्चों 169, जिसके अंदर प्रोविजन दिया गया है कि किसी भी स्टेट के अंदर अपर हाउस को क्रिएट या अबोलिश किया जा सकता है। इसका प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं बेसिकली। देखिए होता क्या है कि अगर किसी भी स्टेट में अपर हाउस को क्रिएट करना है या अबोलिश करना है, तो ऐसा करने का जो प्रोसीजर है वो उस स्टेट की विधानसभा से ही शुरू होगा। ठीक है, उस स्टेट की विधानसभा को, यानी वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, उसको अपने वहां स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करके वो भेजेंगे पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट, यानी कि इसके बाद ये पास होगा लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन इनमें ये पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, इनमें ये पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि स्टेट में वो पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट में वो पास होगा सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, बट ऐसा करने की जो शुरुआत है वो कहां से होगी, उस स्टेट की विधानसभा से ही होगी बेसिकली बच्चों। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है, 169। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल 50 कौन सा वाक्य, इसमें किस बारे में बात होती है, सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर है आर्टिकल 143, इसमें बात होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर है आर्टिकल 61 जिसमें बात होती है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और फिर है आर्टिकल 320 जिसमें बात होती है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस क्यों मैं अक्सर ज्यादा रखता हूं वीडियोस में, बिकॉज एक मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन से 4 कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, या 4 आर्टिकल्स रिवाइंड हो जाते हैं बेसिकली आपके। ठीक है, इसलिए मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस का ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद आंसर आप मैच करते रहिएगा वीडियो में आराम से, मैं आपको सोल्यूशन बता दिया इसका। नेक्स्ट देखिए
कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 368 के अंदर क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, ऐसा करने की पावर उनके पास क्यों है? क्योंकि वो सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडी है हमारे देश के अंदर जिसको पब्लिक ने चुना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। हालांकि लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन है, राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बट स्टिल वो दोनों बॉडीज क्या है, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए उनके पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि केशवानंदा भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट भी आपने ध्यान में रखना है कि अमेंडमेंट कर तो सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, ये केशवानंदा भारती जो केस था हमारा 1973 का, उस केस के बाद से ये जजमेंट आई थी उसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता बेसिकली। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है कि उनका टाइम पीरियड कितना होता है ऑफिस का, क्या 6 साल होता है, या ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहे, या फॉर 6 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, या फॉर 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस होता है 6 साल के लिए, या फिर अगर वो 65 ईयर्स एज के हो जाए, जो भी पहले होगा वही उनकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी। 6 साल पहले पूरे हो गए तो रिटायर, 65 के हो गए तो भी रिटायर हो जाएंगे बेसिकली वो। ठीक है, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। अच्छा ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो पावर्स होती है, अलायंस होते हैं, सब कुछ वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऑफिस से हटाया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से एक बिल को पास करना पड़ेगा, एक रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, तभी उसको हटाया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन, द कोरम ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। कोरम क्या होता है बेसिकली? कोरम होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच शुड बी प्रेजेंट टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, कि कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए कि हाउस की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो कोरम हमारे यहाँ क्या पूछा जाए कि क्या कोरम होता है 1/12 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, या वो होता है 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या वो होता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या वो होता है 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ कोरम क्या है, 1/10 है, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। टोटल जो मेंबर्स होंगे उनका 1/10 मेंबर्स प्रेजेंट होने जरूरी है, तब हमारे यहाँ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, चलिए जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल भी याद रखना आप लोगों ने, वो है 108। नेक्स्ट देखो, हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि अगर लॉ का कोई क्वेश्चन है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कौन एडवाइस मांग सकता है, एडवाइजरी पावर किसके पास है बेसिकली, ये बात हो रही है। तो ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर की, क्या प्रधानमंत्री मांग सकते हैं, राष्ट्रपति, या एनी जज ऑफ हाई कोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर है प्रेसिडेंट, वो भी है पावर दी गई है कहाँ पर, अंडर आर्टिकल 143, जिसके अंडर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सलाह मांग सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अंडर आर्टिकल 200, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर में, अब गवर्नर की भी विटो पावर्स के बारे में यहाँ बेसिकली बात हो रही है। विद होल्ड इज असेंट टू अ बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास कर दिया है तो क्या वो उस बिल को विद होल्ड कर सकते हैं। सेकंड है रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान में रखनी है आप लोगों ने ये बात। और थर्ड है रिटर्न अ बिल अदर देन अ मनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो देखिए बच्चों, ये सभी पावर्स प्रेसिडेंट के, जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में विटो पावर पढ़ी थी ना, कि उनके पास एब्सोल्यूट विटो होती है, सस्पेंसिव विटो होती है, पॉकेट विटो होती है, लगभग सेम पावर्स गवर्नर के पास भी होती है। इवन गवर्नर के पास एक पावर एक्स्ट्रा होती है जिसमें वो स्टेट लेजिस्लेचर से पास किए गए बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है उनकी कंसिडरेशन के लिए, और उसके बाद गवर्नर का रोल बीच में से खत्म हो जाता है, फिर उस पर जो भी एक्शन लेना होगा वो प्रेसिडेंट लेंगे बेसिकली। क्लियर होगी बात? तो ये ध्यान रखना, अंडर आर्टिकल 200 ये सभी पावर्स होती हैं गवर्नर के पास बेसिकली। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। सुनिए ध्यान से जरा,
हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट चुनाव है, जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दैट इज एमपी एंड एमएलए वो वोट डालते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि लोकसभा के तो सभी एमपी वोट डालते हैं, लेकिन राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड एमपी वोट डालते हैं, नॉमिनेटेड एमपी वोट नहीं डालते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की मैं बात करूं तो सभी स्टेट्स की विधानसभा के एमएलए वोट डालते हैं, जिन भी स्टेट्स में एमएलसी होते हैं एमएलसी वोट नहीं डालते हैं। लेकिन ये जो वोट है ये वोट वैल्यू के हिसाब से डाली जाती है। हमारे यहाँ क्या है, पूरे देश में पॉपुलेशन के बेसिस पर वोट वैल्यू निकाली गई है। कैसे, देखिएंगे ध्यान से। सबसे पहले हमारे यहाँ निकाली जाती है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ठीक है, कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी। अब इसका एक फॉर्मूला बताया गया है जो है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएज, जितने भी स्टेट में इलेक्टेड एमएलएज हैं, इंटू 1/1000। इसको डिवाइड कर दीजिए 1/1000 से। ये फॉर्मूला होता है वोट वैल्यू निकालने का। सरल भाषा में कहे तो कि किसी स्टेट में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सपोज 10 लाख है, और उसमें कितने एमएलए हैं, सपोज 10 एमएलए है, तो उसको 1/1000 से आगे डिवाइड कर दीजिए, तो यानी उस स्टेट की एक एमएलए की वोट वैल्यू आ गई आपके पास 100, या जो भी 100 आएगी बेसिकली। अब ये एक एमएलए की वोट वैल्यू आ गई, और ये एक स्टेट के एक एमएलए की वोट वैल्यू आई है। अब ये उस स्टेट की है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है। अब आप पहला ऑप्शन पढ़िए भाई कि वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ये जो वोट वैल्यू है एमएलए की, ये किसके ऊपर बेस्ड है, पॉपुलेशन पे। अब भाई हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग होगी ना, यहां से हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग होगी, तो हर एक स्टेट के वोट वैल्यू एमएलए की क्या होगी, अलग अलग होगी। डेफिनेट सी बात है। जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, हमारी यूपी की है, तो सबसे ज्यादा वोट वैल्यू किसकी होगी, यूपी की होगी ऑफ कोर्स, ठीक है जी। तो उस हिसाब से वेरी करेगी। फिर बोल रहे हैं कि वोट वैल्यू ऑफ ईच एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन वोट वैल्यू ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। देखिए ऐसा नहीं होता है। वोट वैल्यू ऑफ एमपी का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल एमपीज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे देश के एमपी की वोट वैल्यू सेम होती है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो यूपी का है, चाहे वो सिक्किम का है, कहीं का भी एमपी होगा उसकी वोट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है बेसिकली, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है बच्चों। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है वोट वैल्यू का। चलिए नेक्स्ट देखिए, वोट ऑन अकाउंट इज मेंट फॉर। अब वोट ऑन अकाउंट का जो एक आर्टिकल है हमें ध्यान रखना है, वो आर्टिकल है 116 बेसिकली, जिसमें वोट ऑन अकाउंट के बारे में बात होती है। और वोट ऑन अकाउंट होता क्या है, देखिए हमारा जो बजट है जनरली वो 1 फरवरी को पेश होता है बेसिकली, 1 फेब को, और उसको पास होने में लगभग 2-2.5 महीने का समय लग जाता है बजट को पास होकर इंप्लीमेंट होने के लिए। तो ये जो 2-2.5 महीने का समय होता है ना, इस समय में सरकार अपने खर्चे चलाने के लिए इन 2 से 2.5 महीने के गैप के लिए एक छोटा बजट पास कर लेती है बेसिकली, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट। ताकि भाई जब तक पूरा बजट पास नहीं होता तो ये 2-2.5 महीने के लिए सरकार अपने खर्चे कर सके, उसके लिए क्या पास कर देते हैं, वोट ऑन अकाउंट बेसिकली। और ये होता कितना है, ये होता है 1/6 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसका 1/6 होगा बेसिकली ये वोट ऑन अकाउंट। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें हम देखिए वोट ऑन अकाउंट रिपोर्ट्स ऑफ क्या, ये नहीं होगा, टू मीट ये नहीं है बेसिकली। और इसमें आंसर ये है अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग ड्यू टू पासिंग ऑफ बजट बेसिकली, कि जब तक बजट पास नहीं हो जाता तब तक अप्रोप्रिएट खर्चे चलाने के लिए बेसिकली एक छोटा बजट पास कर लिया जाता है, जिसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, According to the passage, Election Commission is an independent constitutional authority. This is under Article 324. तो ये बिल्कुल आसान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 324। 356 में स्टेट इमरजेंसी है, 246 में सेंटर स्टेट रिलेशंस है बेसिकली, और 161 में पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर है, पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर। ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आर्टिकल्स आप ऐसे रिवाइज करते चलिए, कितना आसान काम है आप लोगों के लिए कि फटाफट आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं क्वेश्चन देखने से। जो नहीं आता होगा वो पता लग जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाय, कि राष्ट्रपति अगर अपना जो ग्राउंड है उनका बेसिकली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ऐसा करते हैं तो उनको कौन इम्पीच कर सकता है। तो पहला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फोर्थ है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो जैसा कि आर्टिकल 61 के अंदर ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा यानी दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति क्या होंगे, इम्पीच होंगे बेसिकली, तभी उनको हटाया जा सकता है उनके पद से बेसिकली, ठीक है। और ग्राउंड क्या रहेगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखो,
द रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन। अब सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस की बात हो रही है। देखिए सरकारिया कमीशन एक कमीशन अपॉइंट किया गया था 1983 में बेसिकली। तो किससे रिलेटेड है, हमें ये कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सेंटर स्टेट रिलेशन। तो आंसर हम सब जानते ही हैं कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। ए रिपब्लिक इज अ स्टेट। रिपब्लिक देश किसको कहा जाता है बेसिकली, उसके बारे में बात हो रही है। इन विच द हेड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का हेड होता है बेसिकली, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो नॉमिनेटेड हो तो क्या उसको रिपब्लिक कहेंगे। वो इलेक्टेड हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बाय द पीपल, तब क्या उसको रिपब्लिक कहेंगे। सेलेक्टेड बाय द रूलिंग पार्टी, अगर ऐसा है तब कहेंगे, या सेल्फ अपॉइंटेड कहेंगे। तो देखिए आंसर ये होता है, रिपब्लिक देश उसी देश को कहा जाता है जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट रिपब्लिक हेड चुने गए थे वो यूएसए के थे बेसिकली। हम लोग भी आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, जब हमारे पास खुद के हेड ऑफ द स्टेट चुने गए आ गए थे बेसिकली, इसीलिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि रिपब्लिक देश किसको कहा जाता है, जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया, वीडियो क्वेश्चंस सेलेक्ट देखे, आपने अटेम्प्ट भी किए होंगे, मार्किंग भी कीजिए आप खुद की कि कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा काम कीजिए, अपने कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। एग्जाम बहुत पास आ रहा है, इस समय आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, खुद को मोटिवेट कीजिए, अपने गोल को याद कीजिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए, तैयारी कीजिए दिल लगाकर, जो भी हेल्प की जरूरत पड़े हमें याद कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।